कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं एक लेसन रख रहा हूँ आज से पढ़ाना, सरल रेखी गति, लीनियर मोशन। वैसे तो ये बेटा 9th की क्लास में पढ़ा हुआ चैप्टर है। 9th की क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी हेडिंग्स जो है हम पाए हुए हैं और बहुत सारी हेडिंग्स हम पढ़े हुए हैं। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, कम से कम 4-5 पेज की थ्योरी है, लेकिन चैप्टर थोड़ा सा कठिन भी है क्योंकि इसमें 2 नई चीज़ें मिल जाती हैं जो मोस्टली टीचर नहीं पढ़ाते। पूरे प्रतापगढ़ जिले की बात कर रहे हैं। 2 नई चीज़ में एक नई चीज़ मिलती है, मैथ का इंटरमीडिएट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन 2 टॉपिक मिलते हैं मैथ के इसमें। और इसलिए टीचर जब इस चैप्टर को पढ़ाते कहते हैं ये इंटर की मैथ पढ़ोगे, छोड़ दो, आगे पढ़ाते हैं, अवॉइड कर देते हैं। मैं उल्टा चलता हूं, मैं सोचता हूं कि अपने बच्चों को हर टॉपिक पढ़ाया रहूं, तो इसलिए आपने देखा कि इस चैप्टर को मैं बाद में पढ़ा रहा हूं, 1-2 चैप्टर के बाद, क्योंकि इस चैप्टर में वेक्टर वगैरह का यूज है तो वो सब समझ में आएगा अगर वेक्टर पढ़े रहोगे तो। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी हम समझा कर पढ़ाएंगे। वैसे कुछ कोचिंगों में मैथ वालों में पढ़ाए गए होंगे टीचरों के द्वारा, नहीं पढ़ाए गए होंगे तो हम थोड़ा सा पढ़ा देंगे आपको, जितना ज़रूरत है हमको, बस उतना ही। और एक नई चीज़ इस चैप्टर में पढ़ने को मिलती है कि समीकरणों का डेरिवेशन करना ग्राफी मेथड से। तो आप लोग आज तक ग्राफ के प्रयोग से कोई डेरिवेशन नहीं पढ़े हो, इस चैप्टर में पढ़ोगे तो 2 नई चीज़ मिलेगी, अवकलन समाकलन से डेरिवेशन और ग्राफी विधि या ग्राफ के थ्रू डेरिवेशन। इज दैट ओके? तो चलते हैं, चैप्टर समझाते हैं। उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे फिजिक्स की जो है कुछ ब्रांचों को। यहाँ देखिए, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स की एक ब्रांच होती है यांत्रिकी, जिसको जो है मैकेनिक्स कहा जाता है। यहाँ ध्यान से समझिए, मैकेनिक्स क्या है, ठीक है? मैकेनिक्स बच्चों बीएससी पार्ट 2 में एक पेपर मिलेगा आपको पूरा पढ़ने को, मैकेनिक्स या यांत्रिकी। ये भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है, और भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी भी वस्तु की गति अवस्था का अध्ययन करते हैं और उसकी विरामावस्था का अध्ययन करते हैं। वस्तुओं में 2 ही अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो वस्तुएं चलती फिरती रहेंगी या तो विराम में रहेंगी। अगर कोई ऐसी फिजिक्स बने जिसमें वस्तु की गति अवस्था का अध्ययन किया जाए, वस्तु की विरामावस्था का अध्ययन किया जाए और बाह्य बल के कारण वस्तु के संतुलन का अध्ययन किया जाए। बाह्य बल जब लगाते हैं किसी वस्तु पर तो 2 बातें होती हैं, अगर वस्तु चल रही है तो रुक जाती है और रुकी हुई है तो चलने लगती है। तो ये बातों का अध्ययन फिजिक्स की जिस ब्रांच में किया जाए उसी शाखा को मैकेनिक्स या यांत्रिकी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, बोलो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं या कणों के गति अवस्था का अध्ययन किया जाए, विरामावस्था का अध्ययन किया जाए और बाह्यबल के कारण वस्तु के संतुलन का अध्ययन किया जाए, उसे ही हम यांत्रिकी कहते हैं। इट मीन्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we study about rest state of any particle, about motion state of any particle and equilibrium state under any external forces. नहीं समझ में आया?
कि a branch of physics in which we study about rest state and motion state of any particle and equilibrium state under any external forces, माने एक ऐसी भौतिकिया जिसके अंतर्गत गति अवस्था का, विराम अवस्था का अध्ययन किया जाए और बाह्य बल के कारण वस्तुओं का जो संतुलन होता है उसका अध्ययन किया जाए, उसी भौतिकी को यांत्रिकी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, यांत्रिकी के फादर जनक मिस्टर सर आइजैक न्यूटन हैं। इन्होंने ही इस प्रकार की भौतिकी को खोजा या अन्वेषित किया, या इसके जनक यही है। और आपको बताना चाहूंगा कि इस भौतिक विज्ञान में न्यूटन ने प्रारंभ में केवल 3 प्रकार की मूल राशियां एज्यूम की थी, सोची थी। न्यूटन ने बताया था कि मूल राशियां 3 प्रकार की होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। मूल मात्रक 3 होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। जबकि आप जान गए हो कि अब मूल राशियां 7 हो गई हैं। लेकिन इस फिजिक्स में कितनी मूल राशियां हैं? There are only 3 fundamental quantities as well as 3 fundamental units in this type of physics, which founder is Mr. Newton. Okay? तो आप समझ गए बेटा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कणों की विरामावस्था का, कणों की गति अवस्था का अध्ययन किया जाए और बाह्य बल के कारण वस्तु के संतुलन का अध्ययन किया जाए, उसे ही जो है हम यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहते हैं। इसके जनक न्यूटन साहब हैं। समझ में आया बेटा? इसमें कुल कितनी मूल राशियों का प्रयोग है? परिभाषा है, आप सबको समझ में आ गया? इधर ओके? तो यांत्रिकी के जनक चाचा न्यूटन है। हाँ, न्यूटन चाचा यांत्रिकी के जनक न्यूटन है। और ये भौतिकी की क्या है? एक ब्रांच है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, याद हो जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत कणों या वस्तुओं के विरामावस्था का, गति अवस्था का और बाह्य बल के कारण होने वाले संतुलन का अध्ययन किया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? समझ में? और यांत्रिकी की कुल 3 शाखाएं बाद में बन गई। माने इस भौतिक विज्ञान के कुल 3 ब्रांचेज बन गई, 3 शाखाएं बन गई। एक है स्थितिकी या स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान अंग्रेजी में बात करो तो स्टैटिस्टिक्स। दूसरा है शुद्ध गतिकी, काइनेटिक्स। और तीसरी है गतिकी या गति विज्ञान, डायनामिक्स। कल हमने शायद आप लोगों को बताया था कि ये दोनों पहले गणित में थे। तो बाय द वे देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, यांत्रिकी की। इतना समझ लो बेटा कि क्लास लेते रहोगे, उसके बाद घर जाके वीडियो देखोगे, पास कर करके रोक रोक के देखोगे, तो डेफिनेशन वगैरह पूरा अंग्रेजी में भी बना लोगे, नो डाउट, क्योंकि मैं बोला रहता हूँ डेफिनेशन। तो पढ़ने के लिए भी समय निकाला करो, फालतू काम के लिए समय है तुम्हारे पास। यहां ध्यान दो जरा, यांत्रिकी की कुल कितनी ब्रांचें हैं? देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, स्थिति विज्ञान, शुद्ध गतिकी और गति विज्ञान। प्यारे बच्चों, इन तीनों को डिफाइन करता हूं क्या है, अपने आप समझ गए होंगे। यांत्रिकी की वह शाखा, माने इसकी शाखा है, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं के विरामावस्था का अध्ययन किया जाए, वही स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स कहलाती है। अंग्रेजी बोलो। अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स
in which there is a study of rest state of particle, it's called स्थिति विज्ञान। माने जिस विज्ञान में हम वस्तुओं की विरामावस्था का अध्ययन करें, वही विज्ञान जो है। अब इन दोनों को देखो, दोनों गति विज्ञान है, माने दोनों में कण की गति की अवस्था का ही अध्ययन किया जाएगा, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत कणों की गति का अध्ययन, कणों की बिना बाह्य बल द्वारा आरोपित प्रभाव को ध्यान में लेके किया जाए, माने बाह्य बल जो प्रभाव डालता है गति पर उसको ध्यान में न ले और गति का अध्ययन करें, तो ऐसे जो है विज्ञान को हम क्या कहते हैं, ठीक है। और यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत कणों के गति का अध्ययन बाह्य बल द्वारा आरोपित प्रभाव को ध्यान में लेकर किया जाए, उसे क्या कहते हैं, माने रितिका जी, a branch of mechanics in which we study about the rest state of particles is known as statics. A branch of mechanics in which we study about motion state of particle without paying attention changes drawn by external forces. मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा चेंजेस बनते हो उनको ध्यान में न लिया जाए और उसके बाद गति का अध्ययन किया जाए, तो ये कौन सी विज्ञान होती है, काइनेमेटिक्स। अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एनी पार्टिकल अंडर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब इसमें ध्यान में ले रहे हैं, बाह्य बल के द्वारा उत्पन्न प्रभाव को ध्यान में लेकर अध्ययन कर रहे हैं, तो ये कौन सी जो है विज्ञान होगी। इधर क्लियर, समझ में आ गया, ओके डन, इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वस्तुओं की अवस्था। तो जैसा कि अभी बताए, वस्तुओं में कुल कितने प्रकार की अवस्था होती है, 2 होती है, 3 कहां से होते हैं। वस्तुओं की अवस्थाएं, किसी वस्तु में दुनिया में आज तक केवल 2 ही अवस्था है, या तो वस्तुएं गतिमान रहेंगी या तो वस्तुएं विराम में। दीवार स्थिर है, विराम अवस्था में, रेस्ट स्टेट में है, और हम लोग गतिमान हैं। तो वस्तुओं की अवस्था 2 ही होती है, दोनों की डेफिनेशन दे रहे हैं, ध्यान से समझो। शिवांशु समझ आ रहा है बेटा? तो देखो जरा, विराम की अवस्था, और दूसरी है गति की अवस्था। वस्तुओं में कुल 2 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, विराम की अवस्था और अंग्रेजी में बात करें स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ, मानस वगैरह आप समझ में आ जा रहा होगा ना बेटा। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, विराम अवस्था, गति अवस्था। क्या देखो, अगर हम कोई वस्तु हो और हमको आप आधा घंटे बाद आके देखो, हम यहीं रहे, फिर 1 घंटे बाद आके देखो हमको ऐसे ही पाओ, 4 दिन बाद आके देखो हमको ऐसे ही पाओ, तो हम अपने स्थान पे बने हुए हैं, ना हमारा कोई विस्थापन हो रहा है, ना ही हम कोई दूरी चल रहे हैं, चाहे जितनी बार आके देख रहे हो, तो आप हमको कौन सी अवस्था मानोगे, विराम अवस्था। तो विराम अवस्था परिभाषा नहीं बन गई कि ऐसी अवस्थाएं जिनमें वस्तुओं में समय के सापेक्ष ना ही कोई दूरी तय हो, ना ही कोई विस्थापन प्राप्त हो, ऐसी अवस्था को हम जो है विरामावस्था या स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं। वस्तुओं के जिस अवस्था में समय के सापेक्ष ना ही कोई दूरी तय हो, ना ही कोई विस्थापन प्राप्त हो, वही अवस्था क्या कहलाती है। अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे, such type of state of any particle in which no displacement and no distance covered by the particle is called state of motion। ना तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल हो और ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट प्राप्त हो किसी वस्तु में,
तो वस्तु की यह अवस्था क्या कहलाती है? स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है ना? कैसे एक्सप्लेन करोगे? सच टाइप ऑफ स्टेट ऑफ एनी पार्टिकल इन विच नो डिस्टेंस एंड नो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रेस्ट। अब ऐसे इसका समझ गए होंगे। वस्तुओं की वह अवस्था जिनमें समय के सापेक्ष या तो दूरी तय हो या विस्थापन प्राप्त हो, तो ऐसी अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? सच टाइप ऑफ स्टेट ऑफ एनी पार्टिकल इन विच आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन। माने जिसमें समय के सापेक्ष दूरी या विस्थापन तय हो वो गति अवस्था है, जिसमें समय के सापेक्ष दूरी और विस्थापन नहीं तय होता वो कौन सी अवस्था है? समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? कहीं कोई असुविधा हो बता दो बेटा। समझ में आ गया ना सबको? अब आगे देखते हैं बेटा। तो ये आपको समझ में आ गया रेस्ट अवस्था क्या है या गति अवस्था क्या है या विराम अवस्था क्या है। कोई दिक्कत किसी को बेटा? उसके बाद बेटा एक नया टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि एक चैप्टर पढ़ाऊंगा न्यूटन के गतिशीय नियम, उसमें इस टॉपिक का जो है ज्यादा ही प्रयोग है, लेकिन जान लीजिए यहां पर समझ लीजिए निर्देश तंत्र। अंग्रेजी है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? अगर हम कोई ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं, मान एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं कि जिसमें कोई भी वस्तु की गति प्रकट हो सके, माने एक्स अक्ष पे दूरी, वाई अक्ष पे समय, या एक्स अक्ष पे समय, वाई अक्ष पे दूरी दिखाते हुए हम ग्राफ बना सकें, तो उसी जो है निर्देशाक्ष को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को निर्देश तंत्र कहा जाता है। माने वह निर्देशाक्ष जिसके द्वारा वस्तुओं के गति को दूरी व समय के सापेक्ष प्रकट किया जा सके निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या ध्यान दीजिएगा? वह निर्देशाक्ष जिसके द्वारा किसी कण की गति को दूरी व समय के सापेक्ष प्रकट किया जा सके निर्देश तंत्र कहलाता है। अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे? सच टाइप ऑफ, निकल के बाहर एकदम, such type of coordinate axis by which motion of any particle, such type of coordinate axis by which motion of any particle represent with respect to distance and time is called frame of reference। फिर से सुनो। अच्छा, आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो वीडियो पास पास कर करके देखिएगा, डेफिनेशन कॉपी कर लीजिएगा। तो फिर से बोले बेटा, such type of coordinate axis by which motion of any particle can be represented with respect to distance and time is called frame of reference। समझ में आया? एक ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसके द्वारा वस्तुओं की गति को समय और दूरी के सापेक्ष प्रकट कर सके उसे ही हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। सच टाइप ऑफ coordinate axis by which motion of any particle
can be represented with respect to time and distance is called frame of reference. किसी लिखा हुआ हिंदी में, किसी वस्तु की गति को दूरी और समय के सापेक्ष जिस निर्देशांक के द्वारा प्रकट किया जाए या व्यक्त किया जाए उसी निर्देशांक को हम क्या कहते हैं बेटा? निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। बीएससी पार्ट 1 में तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे। दो प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अंग्रेजी में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों डेफिनेशन पढ़नी है निर्देश तंत्र की यहां पर? बस जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और ऐसे सभी निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियमों का, न्यूटन के गतिविषयक नियमों का पालन करें जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और जो निर्देश तंत्र न्यूटन के गतिविषयक नियमों का पालन नहीं करते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। परिभाषा ही लिखनी है, डीपली डिटेल में जो है बीएससी में हम लोग पढ़ेंगे, डेरिवेशन वगैरह है, कम से कम 10 टॉपिक है इस पर, तो हमसे अभी केवल परिभाषा से मतलब है। अब बच्चों ये जो निर्देश तंत्र आपने पढ़ा कि एक ऐसा निर्देशांक जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की गति को दूरी और समय के सापेक्ष प्रकट कर सकते हैं। अब इसी के आधार पे गति के प्रकार बताए जाते हैं, माने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, गतियां कितने प्रकार की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र के आधार पे गति के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ निर्देश तंत्र बताए हैं। अब गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की होती है और वो भी किसके आधार पर बेटा? निर्देश तंत्र। वैसे गति और भी होती है लेकिन हमको किसके आधार पर पढ़नी है? तो काइंड्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार निर्देश तंत्र के आधार पर 3 प्रकार की होती है। परिभाषा एकदम इजी है। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, नाम सुनते जाओ स्पष्ट हो जाएगा। त्रिविमीय गति, यहां गौर से देखिए, एक विमीय गति, दो विमीय गति और त्रिविमीय गति। गतियां जो है कुल 3 प्रकार की होती हैं निर्देश तंत्र के आधार पर। देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या है बेटा ये समझो। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। और आगे 1 डायमेंशनल मोशन। अब आगे सबकी डेफिनेशन अंग्रेजी लिख लोगे। 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। नाम से डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। फिजिक्स इतनी प्यारी सब्जेक्ट है। तो यहां पर देखिए जरा, प्रभाकर आनंद और आगे बेटा, वहां झांक रहे हो, दिख नहीं रहा कभी, आगे आ जाओ। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति, दो विमीय गति, त्रिविमीय गति। क्या है देखो बच्चों, अगर किसी गति को हम सब याद करा रहे हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। बेटा नाम से परिभाषाएं स्पष्ट हैं और देख रहे हो हम याद भी कराते जा रहे हैं। ऐसी कोई भी गति हो जिसे किसी एक अक्ष के द्वारा हम प्रकट कर सके या दिखा सके। जिन गतियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए एक ही अक्ष की आवश्यकता हो, जिन गतियों को हम केवल एक अक्ष के द्वारा प्रकट कर सके, चाहे हम एक्स अक्ष के द्वारा प्रकट करें, चाहे वाई अक्ष के द्वारा प्रकट करें, चाहे जेड अक्ष के द्वारा, लेकिन एक ही अक्ष के द्वारा अगर किसी गति को हम प्रकट कर सकते हैं
तो वह गति एक विमीय गति कहलाती है। बच्चों, जैसे आप कार चलते हुए देखे हो, ट्रेन देखे चलते हुए, या बस, ये सब एक्स अक्ष की दिशा के अकॉर्डिंग चलती हैं। इनकी गति को अगर प्रकट करना हो तो हम केवल एक्स अक्ष की हेल्प से इनको जो है एक्स एक्सिस के द्वारा इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा हो, पानी बरस रहा हो ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर कोई पत्थर फेंक रहे हो, पतंग नीचे से ऊपर उड़ रही हो, पक्षी नीचे से ऊपर उड़ रहा हो, हवाई जहाज नीचे से ऊपर उड़ रहा हो, इन सब की गति को हम वाई एक्सिस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो हमें एक ही अक्ष की जरूरत पड़ रही कि नहीं? तो जिन गतियों को पूर्णतया प्रकट करने के लिए केवल एक ही अक्ष की आवश्यकता हो, वे गतियां एक विमीय गति कहलाती हैं। शॉर्टकट में परिभाषा बोली जाती है पलक जी, ऐसी समस्त गतियां जिन्हें किसी एक अक्ष के द्वारा प्रकट किया जाता हो, चाहे एक्स अक्ष के द्वारा प्रकट किया जाए, चाहे वाई अक्ष के, चाहे जेड अक्ष के, वो एक विमीय गति कहलाती है। अंग्रेजी में बात करो, सच टाइप ऑफ मोशंस which can be represented by any one axis। नहीं समझे? Such type of motion which can be represented by any one axis are called one dimensional motion। समझ में आ गया? अब दूसरी डेफिनेशन नहीं बतानी पड़ेगी, पकड़ लिए आप लोग। Such type of motion which can be represented by any two axis, x y axis, y z axis, ये z x axis। हिंदी में बात करें कैसे करेंगे? जिन गतियों को किन्हीं दो अक्षों के द्वारा प्रकट किया जाए वही गतियां दो विमीय गतियां कहलाती हैं। जिन गतियों को किन्हीं दो अक्षों द्वारा प्रकट किया जाए वही गतियां क्या कहलाती हैं? माने जिन गतियों को एक्स वाई अक्ष द्वारा या वाई जेड अक्ष द्वारा या जेड एक्स अक्ष द्वारा प्रकट करे वही गतियां क्या कहलाती हैं? दो विमीय गतियां। तो जिन गतियों को पूर्णतया प्रकट करने के लिए या व्यक्त करने के लिए दो दो अक्षों की रिक्वायर्ड हो, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, वे गतियां दो विमीय गतियां कहलाती हैं। उदाहरण, प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी भी कुछ दिन पहले पढ़े थे आप, प्रक्षेप गति, तो उसमें क्षैतिज परास एक्स अक्ष पे होती थी, माध्यम ऊंचाई वाई अक्ष पे, तो दो अक्षों की जरूरत पड़ती थी कि नहीं? तो क्षैतिज गति, प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति दो ऐसी गतियां हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो अक्षों की जरूरत पड़ती है, और इसलिए ये दोनों गतियां दो विमीय गतियां कहलाती हैं। समझ में आया? तो जिन गतियों को प्रकट करने के लिए एक ही अक्ष की आवश्यकता हो एक विमीय गति कहलाती है। उदाहरण के तौर पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति, कार बस की गति या बारिश की गति, ऐसे ही जिन गतियों को प्रकट करने के लिए दो अक्षों की जरूरत हो वे गतियां दो विमीय गतियां कहलाती हैं। जैसे प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति। इतना डीप में एक पॉइंट में समझाता हूं कि जीवन पर्यंत याद रहे। ऐसे कोई पढ़ाता नहीं, किसी स्कूल पढ़ाए होंगे तो आप देखोगे इतना टाइम नहीं दिए होंगे। त्रिविमीय गतियां, जिन गतियों को स्पष्ट करने के लिए तीनों अक्ष की रिक्वायर्ड हो, एक्स वाई जेड, तीनों अक्षों के द्वारा जो गतियां समझाई जाती हैं वे गतियां त्रिविमीय गतियां कहलाती हैं। सच टाइप ऑफ मोशन which will be represented by all axes x y z are called three type of motion या थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके, और जैसे कोई बंद बर्तन हो उसमें गैस भरी हो तो गैस के अणु एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन में मोशन करते हैं, और यह गति जो है थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाती है। बात समझ में आई बेहतर? तो आप समझ गए वन डायमेंशनल मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है। क्लियर हो गया? अब बच्चों नई चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझते जाइए। थोड़ा सा कुछ पहले शब्द समझा दें परिभाषा के तौर पर जिनकी आवश्यकता है, अच्छे से समझिएगा। दो शब्द बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो हमारी लाइफ में इस्तेमाल होंगे, मुंह बंद करके समझिए। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा दूरी। अंग्रेजी इसकी होती है डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा बेटा, दूरी या डिस्टेंस। तो छोटी कक्षाओं में भी पढ़े हो आप, यहाँ हम थोड़ा सा क्लियर करा रहे हैं क्योंकि इसके आगे वाले सारे टॉपिक इससे अटैच्ड हैं।
इसलिए इसको अब थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक। दूरी क्या है? देखो इधर, अगर कोई वस्तु गतिमान हो, क्या गतिमान हो, और यहां से शुरू करे चलना, एक जो है वस्तु है, रामलाल है, स्कूटर ले लेंगे और ये इलाहाबाद में खड़े हैं, इलाहाबाद से ये जो है बरेली आ गए, कहाँ चले आए? बरेली से ऐसे रास्ता पकड़े छत्तीसगढ़ चला आए, ठीक है, छत्तीसगढ़ से ऐसे रास्ता पकड़ के दादूपुर चला आए। ध्यान से देखो, इलाहाबाद से चले, यह रास्ता इनका दिखान बरेली चला गया, बरेली से कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से दादूपुर। तो ये गति कर रहे हैं कि नहीं? ये वाला रास्ते पे आए, फिर इस रास्ते पे आए, फिर इस रास्ते पर। अगर ये गति के दौरान जिस रास्ते से चले हैं उस रास्ते की लंबाई नाप लो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, माने पूरे रास्ते की लंबाई नाप लो, तो वही दूरी कहलाती है। नहीं समझे? गतिमान वस्तु माने जो वस्तु गति कर रही हो कि गति के दौरान तय पथ की संपूर्ण लंबाई, मतलब वो जिस रास्ते पर चलती हो उसके द्वारा जो ट्रेवलिंग पथ हो उसी की लेंथ, कितना लंबा रास्ता है वह दूरी। तो यहां परिभाषा के रूप में हम क्या लिखेंगे? गतिमान वस्तुओं द्वारा की गति के दौरान तय पथ की संपूर्ण लंबाई, आवाज नहीं, गतिमान वस्तुओं के गति के दौरान तय पथ की संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है? तो किसी गतिमान वस्तु के गति के दौरान तय पथ की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। कोई दिक्कत बेटा किसी को? जिस रास्ते पर वस्तु चलती है उस रास्ते की लंबाई ही दूरी कहलाती है, ठीक है। लेंथ ऑफ टोटल पाथ ट्रेवल बाय एनी पार्टिकल इज कॉल्ड, आजा बेटा, देखो इधर दूरी, दूरी का मतलब समझो, डिस्टेंस। हमने बताया कि कोई वस्तु चलना शुरू की हो, इलाहाबाद से चले और इस रास्ते को पकड़कर बरेली आए, और इस रास्ते को पकड़कर छत्तीसगढ़ आए, इस रास्ते को पकड़कर दादूपुर आए, तो वस्तु गतिमान है, गति कर रही है, और इस रास्ते पर गति कर रही है। गति के दौरान ये जिस रास्ते पर चल रही हो उस रास्ते की लंबाई नाप लीजिए, तो उसे ही क्या कहते हैं? तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा गति के दौरान तय पथ की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। समझ में आ रही था? किसी गतिमान वस्तु के द्वारा गति के दौरान तय पथ की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। और बच्चों अंग्रेजी में अगर बात करें, लेंथ ऑफ ट्रेवलिंग पाथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेंथ ऑफ ट्रेवलिंग पाथ, शॉर्टकट में लेंथ ऑफ ट्रेवलिंग पाथ माने जिस पथ पर ट्रेवल किया गया हो उसकी लंबाई। तो यहां समझ गया कि वस्तुओं की गति के दौरान तय पथ की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। और इसके बारे में एक बात और जानिए कि ये बेटा स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? और इसका मान ऋणात्मक नहीं होगा कभी, और यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसके द्वारा दूरी जरूर चलेगी। ऐसा नहीं कि कह दे कि गतिमान वस्तु जो है आधा घंटे तक चला उसके द्वारा तय दूरी 0, असंभव। जब वस्तु गति कर रही है तो दूरी जरूर तय करेगी। इधर क्लियर बात समझ में आई? तो किसी गतिमान वस्तु की गति के दौरान तय पथ की संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है? वस्तु गति कर रही हो और गति के दौरान जिस पथ पर गति करे उस पथ की संपूर्ण लंबाई को हम दूरी कहते हैं।
दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। इट नेवर विल बी माइनस एंड नेवर विल बी जीरो। यह ना तो कभी जीरो हो सकती है और ना ही। अब इसी का जो है एक सौतेला भाई है विस्थापन। इसे भी समझिए, दोनों में फर्क समझिए। दूरी और विस्थापन दोनों दुश्मन है, सौतेले हैं, तो दोनों में फर्क है, समझना है क्या फर्क है। गौर से देखिए जरा, वस्तु कहां से गति करना शुरू की, माने ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, इनिशियल स्टेट है। अगर कोई वस्तु गति करना शुरू करे, चाहे बरेली जाए, चाहे बनारस जाए, चाहे कलकत्ता जाए, चाहे जहां जाए, हम ओके लास्ट स्टेट देखी, फाइनल स्टेट कहां पहुंची बा, डी पे। चलत कहां से बा, कोई वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करे और गति के पश्चात जहां पहुंचे, केवल दो स्थितियों को देखो, प्रारंभिक और कहां गए बा, सड़के जाए। रामलाल यहाँ खड़ा है और पहले चला गया अमेरिका, अमेरिका जापान, जापान से पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, उसके बाद आके वह हुआ खड़ा हो गया। तो ये कहाँ गए, कौने रास्ता गए, कौने साधन गए, सर गए जाए चलत यहाँ से यहाँ, इनके इनिशियल स्टेट पर पहुंच गए ना, के मियां दौर मस्जिद तक लास्ट में यही पहुंचा है। जहां पहुंचा होकर देखी, दोनों के बीच के जो न्यूनतम दूरी बा वही कहा जाता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बोलो अंग्रेजी में, shortest distance between initial and final point इज कॉल्ड। इनका कायदा खाना कम कहते हैं, पढ़े लिखे हैं, रात दिन झोंके रहेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड विस्थापन। हिंदी में कैसे बात करेंगे, वस्तुओं के गति के दौरान प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी। वस्तु के प्रारंभिक, दो तीन लड़कों को बहुत बुरी मार मारने जा रहे हैं, बता देना, हमारे क्लास में मिनट बात बर्दाश्त नहीं है। वस्तु के प्रारंभिक हुआ, मैं यहां रटा रहा हूं, उसको रटो। प्रारंभिक हुआ अंतिम स्थितियों में, इतना बढ़िया रटा रहा हूं, स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी। वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहा जाता है। वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी माने विस्थापन ये है, ये विस्थापन है, और ये पूरा जो है दूरी है, और ये क्या है, विस्थापन। जैसे अगर कोई लड़का वृत्ताकार पथ पर चल रहा हो, ए से चलना शुरू करे, ए से ऐसे 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 और वृत्ति पथ पे चलते हुए यहां पर पहुंच जाए, ऐसे कहां से चल रहा है, ऐसे इसी रास्ते से चल रहा है, ऐसे चलते चलते यहां पर पहुंच गया। अब आप बताओ कि इस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी क्या है, मतलब अर्धपरिधि। दूरी क्या है, दूरी वस्तु के द्वारा अर्धपरिधि है, सेमी सरकमफ्रेंस, और विस्थापन क्या है, व्यास। विस्थापन इसका क्या हुआ, ए से चला सी पे पहुंचा, विस्थापन ये, और दूरी ये इधर के लिए। अर्धपरिधि माने पाई आर और व्यास माने 2r, तो यहाँ दूरी है पाई आर और व्यास और विस्थापन है 2r। इधर क्लियर। तो सवाल भी पूछ सकता है कि एक कण 1 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर गति कर रहा है, अर्धवृत्तीय पथ पर गति के दौरान उसके द्वारा तय विस्थापन बताओ, तो माने 2r, उस व्यास का दुगना कर देना। दूरी पूछे तो पाई आर, पाई से आर में गुणा कर देना। इधर क्लियर, आंसर नहीं आ जाएगा, टेक्निकल बात नहीं है ये। तो आप समझ गए बेटा कि किसी वस्तु की गति के दौरान प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। बात समझ में आ गई, ये उदाहरण भी समझ में आ गया वृत्ताकार वाला। और देखो ये विस्थापन बेटा सदिश राशि है,
कैसी राशि है? सदिश राशि। और ये ऋणात्मक हो सकती है, इसका मान निगेटिव हो सकता है, इट कैन बी निगेटिव, और इसका मान शून्य भी हो सकता है। जैसे बेटा ध्यान से देखो, अगर अभी हम इस जगह खड़े हैं, हम ऊपर वाले कमरे पर जाएं, ऊपर वाले तल्ले पर, तो हमारा विस्थापन प्लस में होगा ना, और नीचे वाले में जाए तो इधर के लिए तो विस्थापन माइनस हो सकता है कि नहीं। और अगर जो है ए से चलते हुए व्यक्ति से घूमते घामते फिर ए पर आ जाए तो विस्थापन शून्य भी हो जाएगा ना। तो बेटा दूरी जान गए, विस्थापन जान गए। यहाँ कक्षा 9 में एक हेडिंग आपको पढ़ाई जाती है, यहाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मगर उसकी चर्चा जो है रितिका से कर ले रहा हूँ। दूरी और विस्थापन में अंतर बताओ, पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर है। तो अपने आप समझ लो दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। ध्यान से, किसी वस्तु द्वारा तय संपूर्ण पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, जबकि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के ही मध्य की दूरी विस्थापन कहलाती है। एक अंतर। दूसरा, दूरी अदिश राशि है और विस्थापन। तीसरा डिफरेंस, दूरी ऋण नहीं होगी और विस्थापन ऋण हो सकता है। चौथा डिफरेंस, दूरी कभी भी गति के दौरान शून्य नहीं होगी, विस्थापन शून्य पॉसिबल है, संभव है। तो दीज आर अंतर इन बिटवीन दूरी एंड विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में अंतर हो गए कि नहीं बच्चों? अब बच्चों ये दोनों चीजें अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो आगे के टॉपिक समझना इजी हो जाता है। तो जैसा कि सिफा जी समझे हो, चाल और वेग के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में बेटा? चाल और वेग क्या है, गौर से देखिए। समझिए अगर अच्छे से तो 8-9 परिभाषाएं एकदम हवा में लटा दूंगा। चाल अंग्रेजी होती बेटा स्पीड। कोई अगर गतिमान वस्तु है वो 1 सेकंड में जितना दूर चलती है वही लंबाई चाल कहलाती है। माने 1 सेकंड में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। जैसे अगर राम खिलावन 2 सेकंड में 10 मीटर जाता है, 2 सेकंड में 10 मीटर, तो 1 सेकंड कितना चाहिए? तो उनके चाल होंगे 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आए? तो अब आप परिभाषा कैसे बनाओगे? इधर देखो, एकांक समय में तय दूरी चाल कहलाती है। याद हो गया? एकांक समय में, यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और ये अदिश राशि क्योंकि इसमें दूरी लिखा है ना, ऋणात्मक नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। दूरी बटा समय चाल का सूत्र होगा। चाल बराबर, और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड। बिना सूत्र, बिना बताए ये सब जान जाओगे आप। m0 इधर क्लियर? इतना बातें चाल के बारे में पढ़ना है। फिर से बताएं चाल के बारे में क्या पढ़ना है। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अंग्रेजी में बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। टोटल ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट नेवर विल बिकम जीरो। इट नेवर विल बी इन नेगेटिव सिंबल। ओके, समझ में आया? चाल का फार्मूला क्या बताए? मात्रक और विमी सूत्र एलटी माइनस। इसी का भाई है वेग, वेलोसिटी। बस जहां दूरी लिखा है वही जो है विस्थापन। एकांक समय में तय विस्थापन क्या कहलाएगा? दूरी को क्या लिख दिए? विस्थापन।
तो चाल के बजाय क्या बन गया? याद रखो, जब दूरी विस्थापन बना था तो चाल का बन जाता था वेग। याद रहे। अब इसका जो है सूत्र क्या होगा? विस्थापन बटा समय अंतराल। मात्रक इसका भी मीटर पर सेकंड। विमीर सूत्र इसका भी m0 LT -1। और यह एक सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन है, ये जीरो भी हो सकती है। और समझ में आ गया? फिर से एक बार बताएं, ध्यान से देखो। टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। एकांक समय में तय विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक समय में तय विस्थापन वेग कहलाता है। कोई भी वस्तुगत के दौरान इकाई समय में जितना विस्थापन प्रदर्शित करती है उसे हम वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे, वेग बराबर विस्थापन बटे वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। और विमीर सूत्र LT -1, यह भी सदिश राशि है, इसका मान शून्य और ऋण हो सकता है। समझ में आया बेटा? अब वेग दो प्रकार के होते हैं। एक तो चलने वाला वेग, माने जिस वेग से आप चलना प्रारंभ करो उसको कहते हैं प्रारंभिक वेग, और उसे लिखते हैं U से, इनिशियल वेलोसिटी। और वस्तु चलते चलते उसका वेग जब लास्ट में जो पहुंचता है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, V से लिखते हैं ना। तो माने वस्तु में वेग कई सारे हो गए ना, और जब वेग कई सारे हो गए तो वस्तु में एक शब्द आ जाता है त्वरण। ACCLERA। त्वरण क्या है? रह जाओ। जैसे अगर अभी राम खिलावन खड़ा हो गया और हम कहीं बेटा जा दौड़ के जो है मेन सड़क पे कौन चीज दिखा था खरीद के लावा, तो हियां से दौड़ शुरू करें 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। कितने वेग से? ध्यान से सुना ध्यान है, महादेव को टूट जाए। 10 मीटर पर सेकंड से राम खिलावन दौड़ शुरू करें, ठीक है। और घड़ी हम देखत रहे, अब बहरे खड़ा होकर सब जने ताड़त रहे इनका। 2 सेकंड बाद जब ये सड़क पे पहुंचे लगे, इनका कटावा कुकुर दौड़ा ले, पागल कुत्ता दौड़ा लिया इनको, बड़े भयानक तौर पे आंख चढ़ा के काटिल ले, तो हर गोश्त निकाल ले। तो अब जनता यार ये गोड़ मुड़े धक दौड़े लगी, मतलब जिंदगी में सबसे बड़ी जो है समस्या इनके सामने आएगी, और बहुत ज्यादा फुल स्पीड से दौड़ने लगी है। तो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ किए, 2 सेकंड तक जौले कुकुर दिखाए, इनका स्पीड हो गया 16 मीटर पर सेकंड। वेग बढ़ा लेंगे कि ना, फुल ताकत से दौड़ने लगे, अरे मोरी माई भागा नहीं काटे। तो अब शुरुआत की स्पीड कितना है, लेकिन बदल गई ना। कितना हो गया वेग? कितनी देर में? कितना बदला? कितनी देर में? 2 सेकंड में इन्होंने अपना वेग बढ़ाया 6 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ाए? 3 ना। और 1 सेकंड में ये जितना वेग बढ़ाए वही का कहा जाता त्वरण। माने परिभाषा बनी, एकांक समय में हुआ वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। क्या बोले हम? एकांक समय में हुआ वेग परिवर्तन। या कुछ लोग इसी को 19 की तरह बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर। क्योंकि त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय को जिससे विभाग दिया जाता है वहां दर बन जाती है, तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विमीर सूत्र LT -2। मात्रक क्या है बेटा? ऊपर डालो। तो यहां पर ध्यान दो,
एकांक समय में हुआ वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। याद रहेगा। या दूसरी परिभाषा क्या बोले? वेग परिवर्तन की दर, टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या बोले? टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। या दूसरी परिभाषा कैसे बनेगी पलक? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या? इट्स कॉल्ड त्वरण। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट्स कॉल्ड एक्सीलरेशन या इट्स कॉल्ड त्वरण। तो आप समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है या एकांक समय में हुआ वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इधर के लिए किसी को यह सुविधा बेटा समझ में आ गया कि नहीं? तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है या एकांक समय में हुआ वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। हमारे बीच सृष्टि मृष्टि कृष्टि दी आई हुई है। तो बच्चों ध्यान से तीनों लोग तीन चीजें सुनो, सृष्टि मृष्टि कृष्टि। तो ध्यान से सुनो, जरा बता रहे हैं। वस्तुओं के गति के दौरान तय पथ की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। वस्तुओं की गति के दौरान तय विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक समय में तय विस्थापन वेग कहलाता है और वस्तुओं की गति के दौरान प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है या इकाई समय में हुआ वेग परिवर्तन। अब बच्चों चाल, वेग और त्वरण ये सब चार चार प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी प्रकार? और हम एक परिभाषा रटाएंगे और शेष 8 पूछेंगे। मतलब 4 बताएंगे, 8 पूछेंगे आपसे। तो अब आप 4 ऐसे समझिए कि आप 8 बता सको। 12 परिभाषाएं बनेंगी। यहाँ गौर से देखो, क्या परिभाषाएं बनेंगी? तैयार हो जाओ। चाल के प्रकार, काइंड्स ऑफ स्पीड। ध्यान दो, चाल के प्रकार बताएंगे बेटा। तो देयर आर 4 प्रकार की चाल। क्या प्रकार की चाल है? यहां ध्यान से देखो। एक समान चाल, चार प्रकार की चाल है। 4 प्रकार का वेग होगा, 4 प्रकार का त्वरण होगा। आप चाल की परिभाषा सीखो, वेग और त्वरण की निकाल के बताओ। परिवर्ती चाल या असमान चाल। ठीक है। औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। क्या चाल हो गई? और बच्चों 4 चाल हैं तो 4 वेग हैं और 4 जो है त्वरण। तो 4 ये हम बता रहे हैं, शेष आप दोनों का बताओगे भी। हिंट दे रहा हूं। एक समान चाल की अंग्रेजी होती है यूनिफॉर्म स्पीड। याद आया? असमान चाल की वेरिएबल। या नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड। औसत की एवरेज स्पीड। तात्क्षणिक की इंस्टेंटेनियस। प्यारे बच्चों, इन चारों की सीख लो तो जान रहे हो कि चाल के बजाय हम वेग लिख देंगे और चाल के बजाय त्वरण लिख देंगे, तो आपको बताना रहेगा।
ठीक, चलते हैं। यदि किसी वस्तु की गति के दौरान, समझो जरा, वस्तु की गति के दौरान समान समय में समान दूरी तय हो तो वस्तु की चाल एक समान चाल है। जैसे हम चलत हुई 2 सेकंड हमका देहा, हम 5 मीटर चला गए, एक दिन फिर 2 सेकंड है अब हम 5 मीटर गए, फिर 2 सेकंड है अब हम 5 मीटर गए। तो समान समय 2 सेकंड दूरी हम कैसे चलते हैं? तो समान समयों में जब समान दूरी तय होती है तो वस्तु की चाल, जब समान समयों में समान दूरी तय हो तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। परिभाषा बन गया कि देख लो, समान समयों में समान दूरी तय हो तो वस्तु की चाल। लेकिन अगर हम चल रहे हो, हमका 2 सेकंड है हम 5 मीटर गए, थक ही गए, फिर 2 सेकंड है हम 4 मीटर गए और थक ही गए, 2 सेकंड है 3 मीटर गए, टाइम तो बराबर देता है ना, लेकिन दूरी। तो समान समयों में भिन्न भिन्न दूरी तय, जब उन्हें समान समयों में, ऐसा मैं बना रहा हूं परिभाषा कि 4 तैयार कर लो 12 याद हो जाएगी, ये मेरी ट्रिक है। समान समयों में भिन्न भिन्न दूरी तय हो तो वस्तु की चाल याद हो गया कि नहीं? औसत चाल, वस्तुओं के गति के दौरान तय कुल दूरी लगे कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। वस्तुओं की गति के दौरान तय कुल दूरियों व लगे कुल समयों का अनुपात ठीक है। सुन में तात्क्षणिक ये इंस्टेंटेनियस स्पीड या करेंट स्पीड, माने जैसे कोनो वस्तु चलत हुए कोनो विशेष टाइम होके जो चल, जैसे 9 बजे वो देखे रहे 5 मीटर पर सेकंड जात रही और हम 10 बजे विश्वनाथगढ़ में मिला रहने, हमरे बगल से गुजरी गाड़ी 80 की स्पीड से रही। तो विशेष समय जो चाल होता है वो का तात्क्षणिक चाल। तो वस्तुओं की किसी विशेष क्षण चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। एक बार फिर से चारों परिभाषाएं बताएं बेटा कि याद हो गई? दृष्टि को नहीं याद हुई? देखो इधर, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल 4 प्रकार की होती है। एक समान चाल, नंबर 1, जब किसी वस्तु की गति के दौरान समान समयों में समान दूरियां तय हो तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। और यदि किसी वस्तु की गति के दौरान समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय हो तो वस्तु की चाल, और यदि किसी वस्तु की गति के दौरान लगे कुल समयों, लगता है कुल दूरियों और लगे कुल समयों का अनुपात औसत चाल, और वस्तु की किसी विशेष क्षण चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। एक ट्रिक समझो इधर, जब परिभाषाओं में हर जगह दूरी पढ़ोगे, किसी भी परिभाषा में क्या पढ़ोगे? दूरी पढ़ोगे तो परिभाषा बनेगी चाल की। जहां जहां दूरी है वहां वहां दूरी हटा दो, मिटा दो, और वहां वहां विस्थापन पढ़ो तो परिभाषा बनेगी वेग। और दूरी हटा दे, विस्थापन हटा दे, लिख दे वेग परिवर्तन तो परिभाषा बनेगी
लेकिन कैसे, मैं बता रहा हूं। पहले एक समझो पहले परिभाषा कैसे निकालूंगा। जब समान समयों में समान दूरी तय हो तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। दूरी हटा दी तो चाल हट जाए, विस्थापन लिखत तो क्या बन जाए। चलो पढ़ा दे, बोले ना इन देखा पर भकराऊ। जब समान समयों में, हमका केवल विस्थापन लावे कहे दूरी बजाय, जब समान समयों में समान विस्थापन तय हो, दूरी ना बोला क्या बोला, मलिच्छिन देखेंगे। जब समान अभी खड़ा करा पूछेंगे कहते, जब समान समयों में समान विस्थापन तय हो तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। इसमें अब जब समान समयों में भिन्न भिन्न विस्थापन तय हो तो वस्तु का वेग असमान वेग या परिवर्ती वेग कहलाता है। समझ में आ रहा है। दूरी बजाय क्या बोल रहे हैं, वेग बोलता है दूरी बजाय। अच्छा देख भाई, दूरी बजाय विस्थापन तो चाल के बजाय। चलो इसमें वस्तुओं के गति के दौरान तय कुल विस्थापनों व लगे कुल समयों का अनुपात औसत वेग कहलाता है। औसत वस्तुओं की किसी विशेष क्षण वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब अगर जो है दूरी और विस्थापन बचा क्या बोली तो क्या बने। एक मिनट पहले सब जने सुना। जब समान समयों में समान वेग परिवर्तन तय हो तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। जब समान समयों में भिन्न भिन्न वेग परिवर्तन तय हो तो वस्तु का त्वरण असमान या परिवर्ती त्वरण कहलाता है। वस्तुओं की गति के दौरान तय कुल वेग परिवर्तनों व लगे कुल समयों का अनुपात औसत त्वरण कहलाता है। वस्तुओं की किसी विशेष क्षण वेग परिवर्तन या वस्तु की त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तो समझ में आया।